पढ़ेंगे हम आपका सिविक्स में आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। तो यहाँ पर बताया गया है बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब जब इंडिया जो है ब्रिटिश का गुलाम था, तो नेशनल मूवमेंट क्या की गई, एक एक्टिव स्ट्रगल की गई ब्रिटिश के खिलाफ फॉर सेवरल डेकेड्स, मीन्स कुछ 150 साल तक। ठीक है, तो जब फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट थे, हमारे नेता थे, उन्होंने बहुत डील ऑफ टाइम, मतलब बहुत टाइम लगाया इमेजिन करने में, तो बहुत अपना टाइम दिया है ये प्लान लगाने में कि हमारा जो फ्री इंडिया है वो कैसा दिखाई देगा। तो ब्रिटिश के अंडर मतलब उन्हें कुछ ऐसे रूल्स का ओबे करना पड़ता था जो बहुत लिटिल रोल प्ले कर रहा है हमारी इंडिया को डेमोक्रेटिक बनने में। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल मतलब उन्होंने सिर्फ जहाँ पर सिर्फ एक का ही राज चलता है, तो पहले ब्रिटिश के अंडर उन्हें सब कुछ काम करना पड़ता था। कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियन दैट अ फ्री इंडियन शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन। ठीक है, तो जो हमारे नेता थे वो उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हमारी डेमोक्रेसी कैसी होगी, जिसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और सबको जो है मौका दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने में, अपना अपना वो भी अपनी क्या बता सकता है, राय बता सकता है। मीन्स लोगों का पार्टिसिपेशन भी होगा गवर्नमेंट का फॉर्म में, वो क्या चाहते हैं लोग और वो गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं। व्हाट रिमेन टू बी डन, ठीक है, वॉज टू वर्क आउट द वेज इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो उन्हें क्या करना था, अब वो वर्क करना था जिससे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हो जाए, और वो रूल्स डिफाइन करने थे और वो रूल डिटरमाइन करने थे जो उसकी फंक्शनिंग में लगेंगे। तो उन्होंने क्या किया, दे सेटअप तो उन्होंने क्या कि एक मेंबर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये किसी एक पर्सन के द्वारा नहीं किया जा सकता था, तो एक मेंबर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली लिखी, तो इसमें 300 पीपल्स थे आपके। तो 1946 में क्या हुई, ये स्टार्ट किया गया उन्होंने, और ये फाइनली 3 ईयर्स के बाद जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। ठीक है, जो मेंबर्स थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, उनके लिए ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा टास्क था। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल, क्योंकि जो कंट्री है वो कुछ अलग अलग सेवरल जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़, अलग अलग जो है आपकी कम्युनिटीज़ रहती है, कास्ट के लोग रहते हैं आपके, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स के रहते हैं, डिस्टिंक्ट कल्चर, सबका कल्चर अलग है। ऑल्सो वैन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीन रिटर्न, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो इंडिया कैसे स्टेज से गुजर रहा था, टर्मोइल कंडीशन से गुजर रहा था, बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रहा था। ठीक है, ब्रिटिश के अंडर रूल था उनका, ब्रिटिश के अंडर जो काम मतलब पहले उनके शासन में काम कर रहा था, फिर ब्रिटिशर वो छोड़ के जा रहे थे। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के क्या हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन अनडिसाइडेड। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं मतलब कुछ राज्यों पर जो है ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट राज कर लिया था, और जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी कुछ स्टेट्स रख लिए थे। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन वो बहुत ख़राब हो गई थी लोगों की। ऑल द इशू प्लेड ऑफ द इशू प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ मेंबर एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सब जो इश्यूज़ हैं, ये ऐसे जो ये सब इशू जो है मेंबर्स के मन में आ रहे थे ये सब बनाते हुए। दे रोज टू द ओकेशन एंड गिव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इन्होंने एक ऐसा विजनरी क्या बनाया, डॉक्यूमेंट बनाया, जिसमें कि सारे जो डाइवर्सिटी के लोग हैं उसमें क्या हो रहे थे, रिस्पेक्ट पे करे। मीन्स सारी जो जो अलग अलग कास्ट है, रिलीजन है, भले ही वो अलग अलग है, डाइवर्स हैं, पर वो एक साथ रहें, नेशनल यूनिटी में रहें। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो डिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर इरेक्टिंग पॉवर्टी थ्रू सोशल। ठीक है, जो फाइनल डॉक्यूमेंट बना तो उसमें क्या था आपका, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे, कैसे हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, सोशल रिफॉर्म्स बनाए गए। और क्रूशियल, तो ये क्या डॉक्यूमेंट थे, क्रूशियल रोल प्ले किया गया पीपल के लिए। ठीक है, emphasizing the crucial role the people can play in choosing their रिप्रेजेंटेटिव, और लोग क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते थे। ठीक, तो यहाँ पर कुछ फीचर्स बताए गए हैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वो मैंशन यूनिटी, तो ये किसको ध्यान में रख के बनाए गए हैं, यूनिटी, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो ये सब इसलिए बनाए गए हैं। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये ट्राई टू बैलेंस दीज कंसर्न विद देयर कमिटमेंट ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, किस लिए बनाए गए हैं,
ताकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या बैलेंस बना रहे और ये एक स्ट्रॉन्ग जो डॉक्यूमेंट साबित हो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। तो सबसे पहले आपका फेडरलिज्म क्या होता है आपका, दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो फेडरलिज्म में क्या होता है आपका, मोर देन एक से ज़्यादा टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला आप होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है आपकी सबसे पहले। ठीक है, उसके नीचे आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आती है आपकी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे 3 टीयर्स है आपके यहाँ पर। तो स्टेट लेवल एंड द सेंटर, पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायती राज का है 3rd टीयर है आपका गवर्नमेंट का, और आपने ये अपनी क्लास 6 की बुक में भी पढ़ा होगा, 7th की बुक में। ठीक है, अब आगे भी क्या करेंगे हम, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लासेस में भी, इस क्लास में पढ़ेंगे हम द वास्ट नंबर। ठीक है, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, तो उसके लिए क्या है, अलग अलग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, अलग अलग टीयर ऑफ गवर्नमेंट के लिए अलग अलग। ठीक है, क्योंकि जो पर्सन बैठा है जैसे कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली में, ठीक है, वो क्या बना रहा है आपका, डिसीजन फॉर एवरीवन। ठीक है, तो अकेला ही सारे डिसीजन नहीं दे सकता है, तो इसलिए अलग अलग टीयर्स के लिए अलग अलग गवर्नमेंट बनाई गई है। तो स्टेट्स के डिसीजन कौन लेगा, ठीक है, तो जो वहाँ की स्टेट के लोगों की कौन लेगा वहाँ पे जितने भी अफेयर्स है, न्यूज़ है, तो पर्टिकुलर एरिया की जैसे स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट लेगी आपकी। ठीक है, विच ईच स्टेट इन इंडिया इंजॉयज ऑटोनॉमी। ठीक है, अब जो है जो सारे डिसीजन पावर मेकिंग पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती, आपकी जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी हक होता है कि वो आपकी, सॉरी बेटा फ़ोन आ गया था, तो सबको क्या है अपना पावर एक्सरसाइज करने का हक है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर ऑल दैट ऑफ दीज फॉलोज द रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, रिक्वायर नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर काम करें। द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट लिस्ट दैट डिटेल्स द इशू दैट ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक्स ऑन। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाई। ठीक है, तो आपको यही बताया गया इसमें, तो हर टीयर के लिए आपको स्पेसिफाई किया गया है अलग अलग गवर्नमेंट। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मर्ली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ द अथॉरिटी। ठीक है, अंडर मतलब फेडरलिज्म के अंदर, तो इसमें आपको पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि फेडरलिज्म के की जो अंडर है सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पावर है, मतलब और भी जो अथॉरिटीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में जो और भी टीयर्स है। ऑल पर्सन इन इंडियाज आर गवर्नड बाय लॉज पॉलिसीज मेड बाय ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंडिया में गवर्नमेंट कैसे होता है, लोग जो पॉलिसी बनाई है हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। सेकंड है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है आपका, ठीक है, इसमें आपको क्या रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, आप पीपल इलेक्ट करते हैं ना, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो द डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मीन्स ऑल हु आर 18 एंड अबव, मतलब जो 18 साल के हैं या फिर 18 साल से ज़्यादा है उन्हें वोट देने का राइट है। 18 ईयर्स एंड अबव, जो 18 ईयर्स है या फिर उससे ज़्यादा है उन्हें राइट टू वोट देने का अधिकार है। सो दिस मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया में पीपल है उन्हें डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं इलेक्शन में। ऑल्सो एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड। ठीक है, और इसमें आपका चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, उसमें उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे उस सोशल बैकग्राउंड, ठीक है, इसमें कोई उसका हक नहीं होगा। ठीक है, ये कोई रोल नहीं प्ले करेगा, सबको इक्वल राइट है। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। ठीक है सर।